हमारे बीच में है UKS डबल के टॉपर उत्तराखंड में मेरी फर्स्ट रैंक थी और जिसके बिहार पे अब मैं आगे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी थी और हर जगह मेरा सपोर्ट किया। मैंने मतलब होटल में थोड़ा सहयोग देते थे, हम भी जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। उत्तराखंड स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, तो इसका जो होता है ये काफ़ी समय लग जाएगा प्रोग्रेस करने में। तो उसके बाद मैं घर आया, मैंने थोड़ा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा पीछे तो आइए हिमांशु को, है ना। अच्छा बताओ, थोड़ा सा अंदरूनी बात है, अगर आप लाइए तो बोलना, तो विभाग बोलना। भैया प्रेम ज्ञान सिंह खरोला जी का बड़े पुत्र हैं ये, ठीक है। और ज्ञान सिंह खरोला जी एक होटल है, लोग परिवर्तन की ओर चले हैं, आओ चले परिवर्तन की ओर। वेलकम अगेन टू कैरेट प्रिंस व्लॉग्स। आज एक व्लॉग नहीं है, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, एक छोटा सा बातचीत है। एक हमारा भाई है हिमांशु खरोला, उत्तराखंड में टॉप किया उसने, रैंक 1 इन UKSEE एग्ज़ाम। तो उसी के साथ बातचीत है, सामने बातचीत करेंगे हमारे एक यहीं कॉलोनी के वो हैं सोशल वर्कर नत्थी सिंह खरोला। तो बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनसे कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या एग्ज़ाम है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या स्कोप है और मतलब क्या क्या सीन है एग्ज़ाम का। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताएं कमेंट में, कुछ क्वेश्चन हो डायरेक्ट आप हिमांशु से पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टा दे दूंगा, वहाँ उससे भी पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, वो रिप्लाई दे देगा। बाकी अगर आपको और कुछ और फील्ड से रिलेटेड इंटरव्यू वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में बताना, जैसा भी होगा मतलब। बाकी देखते हैं, बाकी देखो सीखो एंजॉय करो एंड तब तक साइन आउट कैरेट प्रिंस व्लॉग्स। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय। हमारे बीच में है UKS डबल के टॉपर हिमांशु खरोला। चलो आज इनसे बात करते हैं और इनके बारे में पूछते हैं, इनकी पृष्ठभूमि पूछते हैं, क्या करते थे पहले और किस प्रकार ये टॉप आए आज, क्योंकि इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे की बात में। हिमांशु खरोला जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले शुरू से, क्योंकि अगर आप बताएंगे सबसे पहले तो ये बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंस भाई का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ इस इंटरव्यू के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम हिमांशु खरोला है और मैं आदर्श श्रीनगर पथरी विस्थापित कॉलोनी नंबर 1 का रहने वाला हूँ। तो अगर मेरी स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग मैंने अपने जो 5th तक की स्कूलिंग थी मेरी, वो अपने गांव से की है। उस टाइम मेरे स्कूल का नाम चिल्ड्रन कोचिंग हुआ करता था, जो कि अब बदल चुका है, उसका नाम हो चुका है लिटिल ग्लोरी हाई स्कूल। और उसके बाद 5th के बाद मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो जगदीशपुर से MBN से कंप्लीट करी 12th तक की। और उसके बाद फिर मैं डिप्लोमा परस्यू किया मैंने, जो कि मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी करंटली मैंने अपना UKSEE का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि मैं पूरे उत्तराखंड में मेरी फर्स्ट रैंक थी और जिसके बिहार पे अब मैं आगे अपना BTech परस्यू करूँगा। हिमांशु जी, आपसे एक और बात मुझे पूछनी है कि आपके पिता माता जी जो किस प्रकार थे, मतलब जो पृष्ठभूमि, अभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप सभी लोग जानते हैं, मगर कैसा आपका अपना पृष्ठभूमि ये सब बताइए, क्योंकि आप जो पृष्ठभूमि बताएंगे अधिकतर जो लोग देखने वाले हैं उसी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत करता हूँ। और पृष्ठभूमि मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हम मिडिल क्लास फैमिली में ही आते हैं और मिडिल क्लास होने के बावजूद भी कभी मेरे माता पिता ने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी दी और हर जगह मेरा सपोर्ट किया। मैंने जिस चीज़ की भी मांग की, मुझे वो समय समय रहते मिलती रही, जिसके कारण कि आज मैं अगर किसी भी एग्जाम को टॉप कर पाता हूँ या क्वालिफाई कर पाता हूँ तो उसमें पूरा मैं श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ। और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है हर जगह, और आगे भी अगर मुझे पूरी उम्मीद है, आगे भी अगर मुझे किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत होगी तो परिवार से मुझे हमेशा मिलती रहेगी। और अभी इनके बारे में और कुछ बताते हैं। आपने जब ये इंजीनियरिंग की जब स्टडी की थी, कहाँ आपको दिक्कतें लगी, क्योंकि अमूमन सारे बच्चे से है जो पूरे हमारे समाज में बच्चे हैं, उसमें क्या हुआ 80% बच्चे बड़े डिफिकल्ट होते हैं कि मतलब कैसी कठिनाई से ऊपर आते हैं, थोड़ा ये बताइए। देखिए, पहली बात तो कठिनाई जीवन में रहती है। अगर हमें किसी भी चीज़ को पाना है और एक स्तर तक पहुंचना है तो कठिनाइयाँ हमेशा जीवन में रहती है, पर वो कठिनाइयाँ पार करनी होती है। अब जैसे कि हमारा एक होटल भी है, हम पापा व्यवसाय करते हैं, तो साथ साथ मैं उनके काम में हाथ बटाता था और जो भी मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता था। तो इसमें मेरे फादर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे थोड़ा टाइम दे देते थे, मुझे जल्दी घर भेजते थे, जिसके कारण कि मुझे पढ़ने का थोड़ा अधिक समय मिल जाता था। और फिर उस समय को मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके मैंने इस पेपर को टॉप किया। हालांकि मेरा टॉप करने का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इस एग्जाम को टॉप करूं,
पर तैयारी ज्यादा हो, हाँ जी, माना जाए। तैयारी का थोड़ा ये है कि बस मैं लगन से मेहनत करता रहा और बस ये एग्जाम टॉप हो गया। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पिता के साथ मतलब होटल में थोड़ा सहयोग देते थे, हम भी जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, ज्यादा जो हिमांशु जी जानते हैं वो सभी जानते हैं कि थोड़ा इन्होंने मेहनत की है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये इंजीनियरिंग जो आपने परीक्षा दी है ये होती क्या है? UKSEE। ये UKSEE इसकी फुल फॉर्म है उत्तराखंड स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम। तो इसका जो होता है ये B फार्मा, M फार्मा, MBA, MCA वगैरह इन एग्जाम इन कोर्सेज को करवाता है गवर्नमेंट कॉलेज से, और साथ के साथ बीटेक जो हमारी लेटर एंट्री की सीट्स होती हैं जिसमें कि हमें डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, उसका भी ये पेपर करवाता है। तो ये इसका मैंने एग्जाम दिया था, 18 जुलाई में मेरा ये एग्जाम हुआ था और 26 जुलाई को मेरा ये रिजल्ट आया था। तो अगर कोई भी इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो वो इस पेपर को दे सकता है और गवर्नमेंट कॉलेज से अपने इन कोर्सेज को कर सकता है। हिमांशु जी, यहीं पे एक सवाल और बनता है, अधिकतर करना तो सब चाहते हैं मगर समय कब होगा, क्या होगा, ये बताइए कि जो आपने परीक्षा दी या जब फॉर्म भरा वो कौन से महीने बाद फॉर्म भरा जाता है? थोड़ा सा ये इससे प्रकाश डालिए, कौन से महीने? देखिए, फॉर्म में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, और थोड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि पहले मैं एग्जाम नहीं दे रहा था। पहले मैंने मन बना लिया था कि अपना डिप्लोमा के बाद मैं डायरेक्ट जॉब करूंगा। काफी सारी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट भी हो चुका था, लेकिन लास्ट मैंने जो एक कंपनी विजिट करी हरिद्वार में, नेपिनो। अच्छा, तो उसमें मैंने देखा कि हमने काफी अच्छे, हमारे माँ बाप ने हमें काफी अच्छे स्कूल से पढ़ाया है, तो हमारी शिक्षा भी काफी अच्छी हुई है। तो वहां जाके मुझे लगा कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में जाता हूँ और हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करता हूँ तो मुझे इतना आगे जाके प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, या काफी समय लग जाएगा प्रोग्रेस करने में। तो उसके बाद मैं घर आया, मैंने थोड़ा आत्ममंथन किया। उसके बाद मैंने इसका अपनी माताजी से बात करी कि मुझे इसका फॉर्म भरना है बीटेक लेटर एंट्री का, और खुशकिस्मती से इसकी डेट निकल चुकी थी, लेकिन आवेदन पत्र कम होने के कारण UKSEE ने इसकी जो डेट थी वो बढ़ा दी थी। 3 जुलाई को इसके आवेदन बंद हो चुके थे, लेकिन आवेदन कम होने के कारण 7 जुलाई तक एक्सटेंड हो चुका था। तो मैं खुशकिस्मत था, तो 4 तारीख को मैं हरिद्वार गया था नेपिनो में, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लेसमेंट के लिए। तो मैंने तुरंत घर आके अपनी माताजी से बात करी, माताजी ने मेरे पिताजी से बात करी, और फिर मैंने ये फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद भी मुझे मतलब काफी चीजों की दिक्कतें हुई, कहाँ से पढ़ना था, क्योंकि इसका ना तो प्रीवियस पेपर्स मिलते हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कतें हुई कि कैसे तैयारी करूं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना यूट्यूब से ही पढ़ के इस एग्जाम के लिए तैयारी करी। अच्छा, ये कौन से जो आपने बताया, ये कौन से महीने फॉर्म भरे जाते हैं? वैसे फॉर्म तो वैसे ही आ जाते हैं आपके मई जून में, लेकिन कोरोना काल की वजह से पिछले साल फॉर्म आई नहीं थे, मेरिट लगी थी, लेकिन इस साल ही जुलाई में काफी लेट आई इसके फॉर्म, जो थे काफी लेट आई जुलाई में। तो जुलाई में मैंने इसका फॉर्म भरा और जुलाई में इसका पेपर हुआ। ये भी हमें ज्ञात हुआ है अभी कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे थे, उसके बारे में बताइए कि आप पॉलिटेक्निक सीधे बीटेक में जा रहे हो। हाँ जी, ठीक है, और ये भी थोड़ा ज्ञात हुआ कि वहाँ पे अभी एक ग्रेड दूसरी थी और यहाँ जाके उस चीज करें तो आप उसमें जा रहे हैं, किसी अन्य में जा रहे हैं। थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए, क्योंकि जो अभी आप सवाल कर रहे हैं, जो हम सवाल कर रहे हैं आपसे, इसको देखने वाले बहुत है, और 98% बच्चे ऐसे हैं जो करना चाहते हैं मगर नहीं हो पाता। थोड़ा उनके लिए हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य था यही था कि मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक करूं। 12th के बाद भी मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहता था, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं वो नहीं कर पाया। तो मैंने अपना पॉलिटेक्निक करने का निर्णय लिया, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक अपनी कंप्लीट करी। वहाँ पर आपकी क्या रैंक आई होगी जब आपने पॉली दिया? पॉलिटेक्निक में मेरी जो रैंक थी वो 123 थी ऑल ओवर उत्तराखंड, तो उसमें भी काफी अच्छी रैंक थी। और उसके बाद मैंने अपना जो है कंप्लीट किया, डिप्लोमा कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे को लगा कि इस फील्ड में मुझे प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी, उतना अच्छा मेरा जो है पोटेंशियल में यूज नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं बीटेक करूंगा, और बीटेक में मैं अपनी जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। अच्छा जी, आपको क्या लगा कि मतलब जहाँ इलेक्ट्रिकल थी वहाँ भी स्कोप था, और क्या कंप्यूटर साइंस इसमें क्या मतलब आपको कितना स्कोप लगा परिवर्तन की भाई इलेक्ट्रिकल में कम रहेगा वहाँ ज्यादा रहेगा, ऐसे कैसे लगा? देखिए, स्कोप हर जगह है, हर ब्रांच में स्कोप है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी में स्कोप है या नहीं है, हर ब्रांच में स्कोप है, लेकिन वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसके लिए क्या बेहतर है। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये फील्ड बेहतर है, तो मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैंने जो है अपनी इलेक्ट्रिकल से कंप्यूटर साइंस में स्विच करने का निर्णय लिया। एक और मतलब थोड़ा सा ऐसा सवाल भी है, कुछ बच्चे जिंदगी के बाद मिडिल स्तर से मानो जैसे कभी थर्ड, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी लास्ट में थर्ड आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए, समाज के लिए? सारा समाज देगा, और हमारे समाज में मेरे ख्याल से 75% लोग ऐसे हैं जो थर्ड तक ही रहते हैं। क्यों मानते हैं? एवरेज है ना, और वो इसी विचारधारा से आगे कुछ नहीं कर पाते, यार हम थर्ड है हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या है कि क्या वो भी कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई फर्स्ट आएगा तो वो काफी अच्छा है और कोई थर्ड आ रहा है या लास्ट आ रहा है, तो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जरूरत ऐसी होती है कि एक चीज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें आगे लेके जाए। अच्छा, बस वो अपने भीतर झांकना पड़ता है और अपना विश्वास। उस चीज को निकालना पड़ता है कि वो कौन सी चीजें जिसमें कि हम आगे अपना जो है करियर बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, पहले अभी आप अभी पढ़ाई कर रहे थे बीच में, जो आपका पड़ोसी है या आसपास का माहौल है, गांव का माहौल, अब आप टॉप पर आए तो आपको कितना परिवर्तन लगता है लोगों को देखने पे? उन आंखों में जो आंखें पहले आपको देख रही थी, आज वही आंखें आज देख रही, तो कितना परिवर्तन लगा? क्या कितना सम्मान है वगैरह वगैरह जो भी कुछ है इस प्रकार की बात? गांव के लोग तो हमारे बहुत प्यारे हैं और सभी पहले भी सम्मान की नजरों से देखते थे और अब भी सम्मान की नजरों से देखते हैं। बस थोड़ा अपने आप को प्राउड फील होता है, थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, हमने अपने जो माँ बाप ने हमारे पे पैसा खर्च किया, हमारे पे समय लगाया, तो हमने एक छोटा सा उसका हिस्सा उनको लौटाया है। क्योंकि माँ बाप का कर्ज तो कभी कोई उतार नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा हमने उनके लिए उनको गर्व महसूस करवाया। अच्छा, अब परिवार की बताओ कि परिवार में कितना अंतर आया? पहले तो आप पढ़ाई करते थे, अब टॉप पर आए, तो कितना वो परिवार में भी आपको दिखाई देता है कि भाई बच्चा हमारा टॉप आया है? क्या मतलब उनके आगे साथ क्या फीलिंग चलती है? ये परिवार के लिए तो हम पहले भी नालायक थे, आज भी नालायक है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप टॉप आए, ठीक है, कोई थर्ड आया सपोज, तो क्या थर्ड आना कैरियर की श्योरिटी है या फर्स्ट आना कैरियर की श्योरिटी है? श्योरिटी बताइए आप लोग, निश्चित है कि हाँ आपका जीवन सुधरना है, आपने कुछ करना ही है, श्योरिटी बताइए। क्योंकि अधिकतर लोग हमारे ऐसे जो दर्शक होंगे अमोल, जो फर्स्ट तो आते हैं लगातार या थर्ड आते हैं लगातार, और वो श्योरिटी मांगते हैं कि क्या इस कोर्स करने के बाद श्योरिटी है इस प्रकार? क्योंकि आप जहाँ कोर्स करने जा रहे हो श्योरिटी के अनुसार जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो निश्चित होना ही होना है, ऐसे जरूर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, श्योरिटी आज की डेट में किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन अपना इंटरेस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है और उसी चीज में हमें अपना मेहनत करनी चाहिए और एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। अच्छा, अभी एक और सवाल है, आप ये आपका अंदर में इससे बात है, क्या उम्र होगी इस समय आपकी? जी, मेरी उम्र इस समय 23 साल है। 23 साल है जी। कहने वाला प्रेम की उम्र अलग ही हिमांशु को, है ना? अच्छा, बताओ थोड़ा सा अंदरूनी बात है, अगर आप लगे तो बोलना, तो विवाह बोलना भाई। ये प्रेम की उम्र होती है 18 से 22-23 तक, ठीक है, और शादी की उम्र हो जाती है। आपने कभी किसी को देखा इस नजरों से या कोई देख रहा है, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, काफी सारी चीजें होती है जीवन में, लेकिन अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। एक उद्देश्य है, जब हमारा हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। पर जीवन में पहले कामयाब हो जाइए और उसके बाद आपको जो भी करना है आप जरूर कीजिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा। मतलब कहने वाला है अभी आपकी वो प्रेम वाली आंखें नहीं खुलेगी। इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसी बातें थी, हंसी मजाक की बातें। बहुत अच्छा लगा कि हिमांशु खरोला ने हमें इंटरव्यू दिया, और हम इसके लिए हमें जो चुना गया है, ये प्रिंस पवार जी ने चुना है। ये बहुत अच्छे लड़के हैं। अभी इसीलिए प्रिंस पवार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हिमांशु जी का भी, कि जिन्होंने हमें भी इसके लिए चुना। हम ये चाहते हैं कि जैसे हिमांशु ने अपनी स्थितियों को बदला, हिमांशु खरोला को सभी जानते हैं, इनके पिताजी सभी जानते हैं, ज्ञान सिंह खरोला जी का बड़े पुत्र हैं ये, ठीक है। और ज्ञान सिंह खरोला जी का एक होटल है, ठीक है, एक होटल में इन्होंने अपने पिताजी से पूरा सहयोग किया, और उसके बाद किस प्रकार इन्होंने दिन निकाला, किस प्रकार इन्होंने समय निकाला, और आज टॉप पर आए। हम तो हमें इनके पिताजी को नहीं, हमें भी गर्व हो रहा है, हमें भी गर्व हो रहा है कि हमारी कॉलोनी से लोग परिवर्तन की ओर चले हैं। आओ चले परिवर्तन की ओर। मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पी